दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों मिक्स क्वेश्चनों की सीरीज अपन ने स्टार्ट कर रखी है और ये सीरीज संख्या 56 है। इससे पहले 55 सीरीज अपलोड हो चुकी है। आपने प्रीवियस मिक्स क्वेश्चन सीरीज नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर सभी सीरीज़ को आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन है और प्रत्येक सीरीज़ में 25 क्वेश्चन ही होते हैं और ये क्वेश्चन सभी आप लोगों के द्वारा सेंड किए गए क्वेश्चन हैं, तो देख सकते हैं आपके उस प्रश्न का क्या उत्तर है। चलिए एक एक कर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1376 है कि 3 फेज सिस्टम के लिए गलत स्टेटमेंट कौन सा है। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो 3 फेज के लिए सही नहीं है। सिंगल फेज की अपेक्षा पावर फैक्टर अच्छा होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में अपन कंपैरिजन करें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर बेटर होता है। समान रेटिंग की मोटर के लिए सिंगल फेज से आकार बड़ा, बिल्कुल ये भी होगा, साइज भी बड़ा होता है क्योंकि उसमें वाइंडिंग 3 फेज के लिए की जाती है। 3 फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, ये भी सही है, तो उत्तर रहेगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कौन से डायोड का नकारात्मक फील्ड प्रतिरोध होता है जिसका उपयोग ओसिलेटर में भी करते हैं। यानी नेगेटिव फीडबैक की तरह हम ओसिलेटर में काम में लेते हैं। टनल डायोड जो होता है इसमें नेगेटिव फीडबैकिंग पाई जाती है। बाकी जिनर डायोड और फोटो उत्सर्जक यानी एलईडी और फोटो डायोड ये सभी प्रकाश पर डिपेंडेड है। जिनर डायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। टनल डायोड ऐसा है जिसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस स्लोप पाया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 3 फेज बैलेंस लोड परिपथ में वाटमीटर के पाठ्यांक W1 और W2 है तो प्रतिघाती शक्ति का मान क्या होगा। रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करनी है, इसके लिए फॉर्मूला होता है √3 इंटू W2 माइनस W1। हालांकि इसमें आप लोगों ने अलग लिखा है कि W1 को पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, यानी दोनों पावर के अंतर के बराबर और उसको 1.732 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हम प्रतिघाती शक्ति की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, समान शक्ति ट्रांसमिशन के लिए एसी सिस्टम और डीसी सिस्टम में अगर कॉपर रेशियो की अपन बात करें तो कितनी आवश्यकता का डिफरेंस आता है। यानी सेम पावर हमें ट्रांसमिशन करनी है वहीं एसी सिस्टम में और उसी को डीसी सिस्टम में, तो जो कॉपर का रेशियो होता है वो 1.86 बटे कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कोस स्क्वायर थीटा है पावर फैक्टर। कुल मिलाकर के ये है कि एसी सिस्टम में कॉपर जो भार कह दीजिए, कॉपर का वॉल्यूम कह दीजिए, वो लाइन पावर फैक्टर पर डिपेंडेड होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एनर्जी मीटर का कांस्टेंट किस में मापा जाता है। स्थिरांक जो होता है तो ये होता है चक्र प्रति kWh। रोटेटिंग डिस्क वाला पहले मीटर लगता था और डिस्क कितने चक्कर काटेगी तो 1 यूनिट के बराबर होगा, ऐसा अपन डिसाइड करते थे। जैसे 3200 चक्कर प्रति kWh, यानी ये मीटर 1 यूनिट तब देगा जब डिस्क 3200 रोटेशन दे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन लाइन में किसका उपयोग नहीं होता। ट्रांसमिशन लाइन में शंट रिएक्टर, सीरीज रिएक्टर, शंट कैपेसिटर, सिंक्रोनस मोटर का उपयोग होता है, सीरीज कैपेसिटर का नहीं होता, क्योंकि लाइन की लंबाई अगर अधिक हो तो लाइन में धारिता ऑटोमेटिक ही आ जाती है, सीरीज में कैपेसिटेंस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक कपलिंग फैक्टर का मान कितना होता है। देखो मैग्नेटिक कपलिंग फैक्टर का मान 0 से 1 तक होता है। 0.5 से 1 के बीच में भी हो सकता है, 0 से 0.5 के बीच भी हो सकता है, इकाई भी हो सकता है, लेकिन एक प्रॉपर कपल्ड दो चुंबकीय सिस्टम में कपलिंग फैक्टर का मान इकाई माना जाता है। यानी दो कॉइल के बीच में यदि हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें तो अगर मैग्नेटिक कपलिंग इकाई है तो सबसे उत्तम कपलिंग वो मानी जाती है, तो चुंबकीय फैक्टर का मान इकाई ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधी भार जब सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के बराबर हो जाता है तो वह परिपथ अधिकतम पावर ट्रांसमिट करता है, और ये एक प्रमेय होती है जिसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम भी बोलते हैं। यानी अधिकतम
शक्ति ट्रांसफॉर्मर सिद्धांत। ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्मर नहीं है, कि जब लोड प्रतिरोध सोर्स प्रतिरोध के बराबर हो जाता है तो उस सोर्स के द्वारा अधिकतम शक्ति ट्रांसमिट की जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर के तेल के नवीनीकरण में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विधि का उपयोग क्या है। ट्रांसफार्मर में ऑयल प्यूरिफिकेशन का एक मेथड होता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय विधि, और उसमें विधि को वाटर रिमूवल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऑयल में जो जल या नमी जो होती है उसको अपन हटाते हैं, पानी की जो मात्रा होती है उसको, तो जल हटाना अपन कहेंगे, वाटर रिमूवल मेथड के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन निकालते समय हमें क्या करना आवश्यक है। देखो, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है नो लोड से लेकर फुल लोड तक अल्टरनेटर की वोल्टेज में कितना परिवर्तन आता है लोड के कारण, भार के कारण, यानी केवल भार के कारण वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तन की गणना इसमें की जाती है। तो हमें दोनों जो और घटक है, कौन से, फील्ड और अल्टरनेटर की गति, उनको नियत रखना आवश्यक है, क्योंकि देखिए फील्ड फ्लक्स बदलेगा तो भी ईएमएफ चेंज हो सकता है, और स्पीड बदलेगी तो भी ईएमएफ चेंज हो सकता है, तो फिर वोल्टेज रेगुलेशन की गणना प्रॉपर हो नहीं पाएगी। इसलिए हमें दोनों को कांस्टेंट रखना आवश्यक होता है, यानी फील्ड धारा और गति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कार्यकारी घंटों के आधार पर किस लैंप की आयु सबसे कम होती है। वर्किंग लाइफ पूछा है सबसे कम, तो सबसे कम उदीप्त लैंप की होती है। इनकैंडिसेंट लैंप जिसको अपन बोलते हैं, तापीय सिद्धांत पर आधारित होते हैं। लगभग 1000 से लेकर 1200 घंटे इनकी वर्किंग आवर होती है, जबकि सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप और फ्लोरेसेंट लैंप ये सभी डिस्चार्ज लैंप की श्रेणी में आते हैं, और डिस्चार्ज लैंप की लगभग 5000 से 6000 कार्य घंटे होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक टोर किसके बराबर होता है। देखिए, टोर जो है ये दाब की इकाई है। वैसे दाब को बार में, पीएसआई और पास्कल में भी मापा जाता है, लेकिन इसके इक्वल पूछा था, तो 1 टोर जो है 133.32 पास्कल दाब के बराबर होता है। दोनों दाब की यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर में निम्न में से कौन सा सही है। करंट के बारे में पूछा है। देखो, ट्रांजिस्टर पीएनपी हो या एनपीएन हो, धाराओं के लिए कैलकुलेशन हमेशा एक ही रहती है कि एमीटर करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट के योग के बराबर होती है। इसका मतलब एमीटर करंट सबसे अधिक होगी, तो एमीटर करंट के ऑप्शन 2 हैं। फिर दूसरा आता है कि बेस में हमेशा लीकेज धारा ही चलती है, ध्यान रखिएगा, तो सबसे कम बेस करंट ही होती है, यानी सबसे अधिक एमीटर करंट, फिर कलेक्टर करंट और फिर बेस करंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडमिटेंस का एक फॉर्मूला होता है, तो इसमें ए क्या होता है। दोस्तों, एक तो ये मैं बता दूं आपको, ये जो फॉर्मूला है इसमें ये जो जे होता है ना, ये सदिश फैक्टर को, सदिश योग को संकेत करता है। यानी हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडररूट, यानी ए प्लस जे बी लिखने का मतलब यही होता है कि हमें दोनों का वर्ग करना है, फिर दोनों का अंडररूट भी निकालना है, राइट। और वाई जो होता है ये एडमिटेंस होता है, तो एडमिटेंस परिपथ की कुल चालकता है और ये इम्पीडेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके जो दोनों घटक होते हैं वो होते हैं कंडक्टेंस और ससेप्टेंस, यानी जी स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है। तो ए जो है ये कंडक्टेंस होता है, बी जो है ये ससेप्टेंस होता है। अब कंडक्टेंस है तो इसको हम लोग चालकता लिखते हैं, बी उत्तर हो जाएगा। अगर बी के बारे में पूछा होता तो फिर इसका आता ससेप्टेंस। ससेप्टेंस को हिंदी में शायद अनुकार्यता लिखा है, क्योंकि प्रतिरोध और प्रतिघात तो हो नहीं सकता। अच्छा, इसी में मान लीजिए इम्पीडेंस वाला आ जाता, यानी जेड बराबर और ए प्लस जे बी लिखा हुआ होता, तो वो क्या होता, ए तो होता रेजिस्टेंस और बी होता रिएक्टेंस, यानी प्रतिघात और प्रतिरोध ये होते, ए प्रतिरोध बी प्रतिघात। इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर का अंडररूट। क्वेश्चन का आंसर अपना बी रहेगा, ए चालकता को संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज ट्रांसमिशन प्रणाली में कॉपर की वॉल्यूम आयतन के बारे में पूछा है। थोड़ा सा क्वेश्चन ऑप्शन आपने लिखने में शायद गलती कर दी, जिसने भी ये सेंड किया है वो ऑप्शन मिलान जरूर करें। पावर फैक्टर वाला तो ठीक है, ध्यान रखिएगा कॉपर का आयतन
तांबे का आयतन जो है पावर फैक्टर के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जितना अच्छा पावर फैक्टर होगा आयतन उतना ही कम होगा। लेकिन वोल्टेज के लिए कहते हैं कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोबारा मैं बात कर दूं एक बार, कॉपर का वॉल्यूम यानी आयतन जो है वो वोल्टेज के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और पावर फैक्टर के सीधे व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/v² कोस थीटा होता है। ट्रांसमिशन लाइन में कॉपर का आयतन 1/v² थीटा होता है, वोल्टेज के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, पावर फैक्टर के व्युत्क्रमानुपाती। अगला क्वेश्चन है कि किसी कॉइल में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से संकेत करते हैं। ओम इसकी इकाई होती है, 2πL इसका 2πfL इसका फॉर्मूला होता है, राइट। अब जो 2πf होता है ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, जिसको हम कोणीय आवर्ती भी बोलते हैं, इसके बराबर है। यानी या तो 2πfL लिख दो या फिर ओमेगा इंटू एल लिख दो, एक ही बात है। हम इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, ए करेंगे ओमेगा इंटू एल, क्योंकि 2πfL तो है नहीं। इसी तरह से अगर एक्स सी का आ जाए तो ध्यान रखना 1/2πfc होता है, तो उसको भी हम लोग 2πf की जगह ओमेगा यानी 1/ओमेगा इंटू सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस को भी लिख सकते हैं। यूनिट दोनों की बराबर है, दोनों ओम में होते हैं, एक XL है एक XC है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस है फ्रीक्वेंसी के समानुपाती, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती। इसीलिए तो DC में फ्रीक्वेंसी का मान 0 होने के कारण इंडक्टिव रिएक्टेंस 0, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अनंत हो जाता है। इसीलिए तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC इनपुट से संयोजित है। आउटपुट DC में उर्मिका आवर्ती बोलते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी को। आउटपुट DC की रिपल फ्रीक्वेंसी पूछी है, कितने पल्स प्रति सेकंड होंगे। सिंपल चीज़ है, मैं दो बात करूँगा, एक 3 फेज का हाफ वेव, एक सिंगल फेज का हाफ वेव। सबसे पहले सुनिएगा, सिंगल फेज में रिपल फ्रीक्वेंसी इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, लेकिन 3 फेज में रिपल फ्रीक्वेंसी इनपुट सप्लाई के 3 गुना के बराबर होती है। क्योंकि 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में 3 डायोड होते हैं, तीनों अपना अपना हाफ पल्स प्रदान करेंगे, 50-50-50 यानी 150 हर्ट्ज होगी। अगर 3 फेज का फुल वेव रेक्टिफायर हो तो वो हमें 300 हर्ट्ज देता, वो 6 गुना प्रदान करता है। क्योंकि एक सिंगल फेज वाला जो होता है वो 2 गुना देता है, तो तीनों फेजों की कितनी मिलेगी, 6 गुना। यानी 4 क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। सिंगल फेज हाफ वेव में इनपुट के बराबर, 3 फेज हाफ वेव में इनपुट का 3 गुना, सिंगल फेज फुल वेव में इनपुट का 2 गुना, 3 फेज फुल वेव में इनपुट का 6 गुना। अगला क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर का टॉर्क किसके समानुपाती है। इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्लिप के साथ 2 तरह से निर्भर करता है। वो स्लिप के साथ व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, वो स्लिप के साथ समानुपाती भी होता है। हाई स्लिप जब हो तो व्युत्क्रमानुपाती, लो स्लिप जब हो तो समानुपाती। अभी अपन से समानुपाती पूछा है, बी हो जाएगा। यानी स्लिप जैसे इकाई है तो टॉर्क का मान 0 है, और स्लिप जब 0 हो जाती है तब भी टॉर्क का मान 0 ही होता है। लेकिन इस दौरान होता क्या है कि जब स्लिप इकाई से थोड़ी सी घटना शुरू होती है तो टॉर्क एक बार बढ़ता है और लगभग 0.5 तक स्लिप आई। इसके बाद में जब स्लिप और घटना शुरू होती है तो टॉर्क भी घटना शुरू हो जाता है और फाइनली 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनंत रैखिक धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र H किससे ज्ञात कर सकते हैं। यानी एक रैखिक कंडक्टर चालक है जिसको हमने रैखिक रूप से किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस चालक में उत्पन्न होगी उसका फॉर्मूला होता है और ये फिक्स मान होता है। इसका तो एक फिक्स फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, और वो फॉर्मूला है I/2πr एम्पेयर प्रति मीटर। बी ऑप्शन रहेगा, H बराबर I/2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 95 से लेकर 440 RPM स्पीड के लिए कौन सी हाइड्रो टरबाइन का यूज करते हैं। दोस्तों ये स्पीड का आंकड़ा एक फिक्स तो नहीं है जो आपने लिखा है, क्योंकि अलग अलग होता है। ठीक है, हाइड्रो टरबाइन पहली तो इस स्पीड में होती नहीं है,
और फिर 95 से लेकर 440 सीधे नहीं होता। जैसे 10 आरपीएम से लेकर 60 आरपीएम तक अलग है, 60 आरपीएम से लेकर 120 आरपीएम अलग है, फिर 120 आरपीएम से लेकर 300 आरपीएम तक। इस तरह से ये चलता है स्पीड में। कोई बात नहीं, फिर भी इस हायर स्पीड को अपन अगर ले लेते हैं तो कापलान टरबाइन इसके लिए काम में लेते हैं। टरबाइन का एक पूरा डिटेल है, इसकी थ्योरी की एक अलग से क्लास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में कौन सी विधि स्थिर हानि ज्ञात करने की है। डीसी मोटर में अपन दक्षता ज्ञात करने के लिए 4 तरह के टेस्ट करते हैं, और स्थिर हानियाँ ज्ञात करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उस मेथड का नाम है स्विनबर्न टेस्ट। इसमें नो लोड पर, इसीलिए इसको काल्पनिक भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। नो लोड पर इसमें स्थिर हानियाँ गणना कर ली जाती है, फिर जिस बार पर दक्षता ज्ञात करनी हो उसकी हम कल्पना कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है। यानी हमें हीटिंग अपनानी है, कई तरह की होती है, इंडक्शन, डाइलेक्ट्रिक। तो पैराविद्युत हीटिंग जो होती है इसमें फ्रीक्वेंसी को हम 10 हर्ट्ज से लेकर 30 मेगा हर्ट्ज तक रखते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर अपना सी रहेगा, 10 मेगा हर्ट्ज से लेकर 30 मेगा हर्ट्ज तक हीटिंग में फ्रीक्वेंसी काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक इनपुट परिपथ में 3 एंड है, इसका आउटपुट हाई कब होगा। देखो, एंड गेट जो होता है ये सीरीज संयोजित वन वे स्विच की भांति होता है। इसमें 3 इनपुट हो, 5 इनपुट हो, 10 इनपुट हो, आउटपुट हाई तब होता है जब सभी इनपुट हाई हो, ये ध्यान रखना है, अदरवाइज आउटपुट लो ही होगा। सभी इनपुट हाई होने पर ही आउटपुट हाई देगा। अगला क्वेश्चन है कि किस लैंप में द्विधात्विक पत्ती लगी होती है। इस लैंप का नाम है मरकरी वेपर लैंप। हालांकि अगर मरकरी वेपर में भी हम आगे बात करें तो 3 तरह के होते हैं, मरकरी आर्गन, मरकरी बायोनेट कैप और मरकरी आर्गन टंगस्टन। तो ये मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप जो होता है इसमें लगती है वो बायोमेट्रिक स्ट्रिप, एक द्विधात्विक पत्ती होती है जो स्टार्टिंग में तो पूरे हीटिंग एलिमेंट को जोड़ती है, जैसे लैंप में डिस्चार्जिंग क्रिया शुरू हो जाती है तो आधे हीटिंग एलिमेंट को ऑफ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि एक इंडक्शन मोटर में हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा दें तो रोटर की कॉपर लॉस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडक्शन मोटर में रोटर कॉपर लॉस का एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है स्लिप इनटू रोटर इनपुट पावर। अब स्लिप मोटर में है तो देखो फ्रीक्वेंसी के साथ स्पीड बढ़ेगी, स्पीड सिंक्रोनस गति बढ़ेगी, ना कि रोटर गति। रोटर गति उसके लिए मानते हैं तो स्लिप एक इंडक्शन मोटर में कांस्टेंट मानते हुए 2 से 5% होगी। रोटर की जो इनपुट पावर होगी, देखिए यहाँ स्टेटर और रोटर के बीच में भी म्यूचुअल इंडक्शन अप्लाई हो रहा है, जैसे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच। यानी रोटर में जो इंड्यूस ईएमएफ है वो यहाँ पर भी ठीक ट्रांसफार्मर के जैसे ही 4.44 फाई FN पर डिपेंड करेगा। मतलब रोटर में उत्पन्न ईएमएफ जो है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। रोटर का इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा, रोटर की पावर बढ़ेगी तो रोटर कॉपर लॉस भी बढ़ जाएगा। यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो रोटर कॉपर लॉस भी बढ़ जाता है। तो बस दोस्तों, आज की इस सीरीज में इतना ही है। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर देना।